नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक, रविवार शाम पड़ा दिल का दौरा। विशेषज्ञों की टीम कर रही है इलाज। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने की जल्द सलामत होने की कामना। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में प्रदेश कैबिनेट की आपात बैठक। अस्पताल के बाहर समर्थकों का तांता, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोटबंदी पर लोकसभा में आज नियम 193 के तहत होगी चर्चा। बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किए व्हिप। कांग्रेस समेत विपक्षी दल मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा पर कायम। आय घोषणा योजना के तहत 2 बड़े खुलासे। आयकर विभाग ने किए खारिज। गुजरात और मुंबई के परिवार का दावा संदिग्ध। वित्त मंत्रालय ने शुरू की जांच। आतंक के पनाहगारों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। अमृतसर घोषणा पत्र में ऐलान। लश्कर तैयबा, जैश और अलकायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया खतरा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अस्पताल के बाहर समर्थकों का तांता लगा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा पड़ने के बाद एक बार फिर आईसीयू में ले जाया गया। अपोलो अस्पताल ने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अपोलो अस्पताल ने ट्वीट कर बताया कि उनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन हार्ट संबंधी डिवाइस पर रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की टीम जयललिता की लगातार निगरानी कर रही हैं। अस्पताल ने ब्रिटिश कंसल्टेंट डॉक्टर रिचर्ड बियले से भी संपर्क किया है। साथ ही स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोगों से प्रार्थना करने को भी कहा है। जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिलने के बाद से ही चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता जमा हो गए। तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी अस्पताल में मौजूद हैं। खबर के बाद मुंबई से आनन फानन में चेन्नई लौटे तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव जयललिता का हाल जानने अपोलो अस्पताल पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु के राज्यपाल से बातचीत कर जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं जयललिता के स्वास्थ्य के लिए दुआएं भी शुरू हो गई हैं। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय मंत्रियों, डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के इर्द गिर्द भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। आसपास बैरिकेड लगाए गए हैं और नजदीक की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 9 यूनिट भी तैयार खड़ी हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है और परीक्षाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। दिल का दौरा पड़ने से कुछ घंटे पहले ही उनकी पार्टी अन्ना द्रमुक ने कहा था कि जयललिता जल्द ही घर लौट सकती हैं। इससे पहले 22 सितंबर को उन्हें बीमार हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो लगभग 2 महीने आईसीयू में रही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। नारायण लक्ष्मण हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू के चेन्नई से जुड़े हैं। लक्ष्मण साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपके जरिए हम वहाँ के हालात और जयललिता के स्वास्थ्य से जुड़ी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ और पता लग पा रहा है जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर? गुड मॉर्निंग और थैंक यू। आज कुछ न्यूज़ नहीं आए हैं कि आप हेल्थ अपडेट का, लेकिन कल से ही हमारे पता है कि लंदन में रिचर्ड बील इंटेंसिविस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो उससे कंसल्टेशन हुआ है और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर्स हैव बीन कमिंग टू चेन्नई फ्रॉम देयर टू आल्सो कंसल्ट। एंड ऑफ कोर्स ये अपोलो का जो अपडेट कल दिया है उसमें लिखा है कि कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट आर ऑल closely monitoring Madam Jayalalitha this morning and since last night.
और वो ECMO एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन डिवाइस में है, जिसका यूज होता है जब लंग्स का फंक्शन अच्छा नहीं है. सो मैडम जयललिता कंडीशन बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आज, और हम सब वी आर वेटिंग टू सी आज क्या अपडेट देंगे टुडे लेटर इन द डे टाइम. और लक्ष्मण साहब, हम जानते हैं जैसे ही ये खबर आई है कि उनकी हालत नाजुक बनी है, समर्थक बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, जगह जगह जमा है, अस्पताल के बाहर भी उनका हुजूम है, कैबिनेट की आपात बैठक भी हुई है. ऐसे में किस तरह के हालात हैं और कैसे मैनेज किया जा रहा है सब कुछ? हाँ, वो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मिस जयललिता एक बहुत कैरिज्मेटिक चीफ मिनिस्टर है 1989 से, और बिलवड लीडर है स्टेट का. और लाइक यू मेंशन्ड, अपोलो हॉस्पिटल के बाहर बहुत लोग कल से ही बहुत क्राउड है, भीड़ है. और आज ओवरनाइट थोड़ी रेन था, इसीलिए क्राउड डिस्पर्स हुआ था. और आज भी you can see from television images, police were assembling from 7 a.m. in the morning, और crowds are growing through the day. लेकिन सब peaceful है अब तक, कुछ movement नहीं है. As I mentioned, everyone is waiting for the next update. Of course, they have September से ही जब Madam Jayalalitha का admission हुआ, since then there have been people outside praying and hoping for the recovery of the chief minister. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण लक्ष्मण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं नया अपडेट आए, मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए अस्पताल की तरफ से. तमाम समर्थक और तमाम राजनेता, हर कोई उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहा है. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और दोनों सदनों में नोटबंदी के मुद्दे पर बीते 12 दिन से गतिरोध बरकरार है. राज्यसभा में आज भी विमुद्रीकरण के मुद्दे को आगे की चर्चा के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है, लेकिन कांग्रेस समेत एकजुट विपक्ष चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर कायम है. वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी नियम 193 के तहत नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा रखी गई है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा चाहते हैं. रणनीति बनाने के लिए आज भी विपक्षी दलों की बैठक होनी है. वहीं लोकसभा में पार्टी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस की बैठक भी होगी. इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. अमृतसर में कल हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पर आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकी नेटवर्क के खात्मे पर जोर दिया. अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में अशांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जहां भारत के सहयोग की सराहना की, वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी. अशरफ गनी ने 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में शांति नहीं होने देने का आरोप लगाया. Whatever is acceptable, particularly to our neighbor in Pakistan, to verify cross-frontier activities in terrorist operations. Without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपने को छुपा नहीं सकता. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सरहद पार से निर्यात होने वाले आतंकवाद की भी जांच की मांग की. The response of the states has been fragmented. In some still provide sanctuary, in support or tolerate these networks. One of the key figures in the Taliban movement recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को शह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही. Support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them.
दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई गलियारा खोलने का भी ऐलान किया। Tehran Dalaram Highway and India-Afghanistan-Iran cooperation on Chabahar would enable Afghanistan to link its economy with centers of strong economic growth in South Asia and beyond. We also plan to connect Afghanistan with India through an air transport corridor. राष्ट्रपति अशरफ गनी शनिवार देर शाम अमृतसर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तख्त श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन किए। पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं हो सकती थी जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ साफ कहा, सरताज अजीज साहब, आप अपने $50 करोड़ अपने पास रखिए और उसे अपने देश में आतंकवाद और अतिवाद को खत्म करने में लगाइए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अशरफ गनी के इस आरोप का किस तरीके से जवाब देता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अमृतसर से अखिलेश सुमन। रविवार को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन अमृतसर घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इससे सख्ती के साथ निपटने पर जोर दिया गया। पहली बार पाकिस्तान की मौजूदगी में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, IS और कायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया। अमृतसर में छठा हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। सम्मेलन में भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लिए पाकिस्तान से होकर सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान पहुंचने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। पाकिस्तान चीन कॉरिडोर नेटवर्क के रास्ते को ज्यादातर देशों ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद चाबहार बंदरगाह से ही दुनिया के देश अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकेंगे। The discussions and the declarations reiterated the strong support from the Heart of Asia countries for Afghanistan's effort to use its geographic location to enhance wider regional economic cooperation. Specific initiatives in this regard, including the India-Iran-Afghanistan trilateral agreement on developing Chabahar, were acknowledged. We would like to make sure that Afghan goods all the way Afghan goods make it all the way to Wagah and Atari. Quite unfortunately, we've been facing problems, so we would like to make sure that we're able to send them all the way from Afghanistan here. But there are difficulties, and we want to make sure that politically we are able to deal with these challenges. आतंकवाद से निपटने के लिए सम्मेलन में अफगानिस्तान की ओर से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से इस पर सहमति नहीं बन सकी। प्रस्ताव में दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की भी बात थी। जानकारों के मुताबिक ऐसे में अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में हिंसा और कट्टरपंथ को रोकना आसान नहीं होगा। इस मौके पर अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत खलील करजई ने भारत के सहयोग का आभार जताते हुए आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, अमृतसर। आतंकवाद पर अफगानिस्तान के गंभीर आरोपों के बीच पाकिस्तान ने राजनीतिक समाधान की वकालत की। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने यह बात कही। अजीज ने सवाल को टाल दिया कि क्या पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान माल भेजने के लिए अपनी जमीन का प्रयोग करने देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को चीन के नेतृत्व में बन रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का पालन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तापी परियोजना की भी वकालत की। अपने भाषण में सरताज अजीज ने माना कि फिलहाल भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है, लेकिन उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। तो खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। मुंबई से 2 लाख करोड़ और अहमदाबाद से
13,860 करोड़ रुपए की नकदी ब्लैक मनी की विवादास्पद घोषणा को आयकर विभाग ने खारिज कर दिया है। आयकर विभाग मामले में किए गए झूठे दावों की जांच कर रहा है। मुंबई के एक परिवार ने 2 लाख करोड़ आय की घोषणा की थी। आयकर विभाग को संदेह है कि रकम घोषणा करने वाले परिवार की नहीं है। परिवार के आय के जरिए की जांच और पूरी पूछताछ के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। ये घोषणाएं इस साल बजट में घोषित की गई योजना के तहत की गई थी। इस बीच सरकार ने आय खुलासा योजना के तहत 1 महीने में घोषित कालाधन की रकम को 67,382 करोड़ रुपए कर दिया है, जो इसके पहले 65,250 करोड़ रुपए थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक से 5 करोड़ 86 लाख रुपए जब्त करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। पकड़ी गई रकम में 5 करोड़ 63 लाख रुपए के नोट आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नए नोट थे। आरोपों के मुताबिक कर्नाटक बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के अधिकारियों पर 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से 1,000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को 2,000 और 500 रुपए के नए नोटों के साथ बदलने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में राज्य सरकार के 2 अधिकारियों का नाम भी शामिल है। नोटबंदी के बाद पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में 2 सरकारी कर्मचारियों और 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारकर ये रकम बरामद की थी। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने रविवार को करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए। इनमें तकरीबन 86 लाख रुपए की नकदी नए नोटों में थी और 25 लाख से ज्यादा की रकम 500 और 1,000 रुपए के नोटों में थी। बाकी के नोट बाजार में चालू पुरानी करेंसी में थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी लोग शराब का कारोबार से जुड़े हुए थे। तलाशी के दौरान पुलिस की टीम को आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इस मामले में किसी बैंक अधिकारी के भी शामिल होने का शक है, क्योंकि बिना मिलीभगत के नए नोटों में इतनी बड़ी रकम मिलना आसान नहीं है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। $500 और 1,000 रुपए के नए नोट के बाद अब आरबीआई 20 रुपए और 50 रुपए के नए नोट भी जारी करेगा, लेकिन इस बार पुराने नोट बंद होने के बजाय साथ साथ चालू रहेंगे। बाजार में आने वाले 50 रुपए के नए नोटों में आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर तो होंगे, लेकिन दोनों नंबर पैनल्स में इनसेट अक्षर नहीं होंगे, जबकि 20 रुपए के नोट में दोनों नंबर पैनल्स पर इनसेट अक्षर के रूप में अंग्रेजी में एल लिखा होगा। साथ ही उर्जित पटेल के हस्ताक्षर भी होंगे। नए नोटों में संख्याओं का आकार क्रमागत तरीके से बड़ा होगा और इनकी छपाई में चित्र उभरे नहीं होंगे। दोनों नोटों में सुरक्षा के बाकी स्वरूप पहले जैसे होंगे और छपाई का साल भी दर्ज होगा। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा की जाने वाली रकम में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी में अब कुछ स्थिरता दर्ज की गई है। 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जनधन के 25 करोड़ 85 लाख खातों में 1,487 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर को इन खातों में जमा कुल रकम 74,321 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि 7 दिन पहले यानी 23 नवंबर को ये रकम 72,834 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अगर 23 नवंबर से पिछले 7 दिनों में जमा की गई नकदी की बात करें तो ये रकम 8,283 करोड़ रुपए थी। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद से जनधन खातों में जमा रकम में 28,685 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 9 नवंबर तक इन खातों में जमा कुल रकम 45,637 करोड़ रुपए के करीब थी। देश भर में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने हर जिले को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के मामले में आयोग सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया अवार्ड देगा। इस तरह सबसे अच्छा काम करने वाली 50 पंचायतों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी भी लिखी गई है। आदेश के मुताबिक अगर जिला प्रशासन किसी व्यक्ति को 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाने में मदद करता है तो उसे 10 रुपए दिए जाएंगे। जिला प्रशासन को जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। नीति आयोग ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी संदेश दिया है। महाराष्ट्र के लातूर में जहरीला खाना खाने से 225 छात्रों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। ये मामला सीआरपीएफ केंद्र के नजदीक समाज कल्याण विभाग के सरकारी हॉस्टल का है। आरोप है कि छात्रों को जहरीला खाना दिया गया, जिसे खाने के बाद उन्होंने उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत की। छात्रों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब सभी छात्र खतरे से
बाहर है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। रविवार को देश में नौसेना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर भारतीय नौसैनिकों को बधाई दी। तस्वीरें दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश की हैं। रविवार को देश में नौसेना दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के अलावा थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस नेवी डे में आश्वासन देता हूं अपनी महान देश को कि जो हमारा समुद्री तट है, भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है उसकी सुरक्षा करने के लिए। इस मौके पर नौसेना ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। नौसेना के जांबाज जवानों ने अपने हैरतअंगेज करतब से वहां मौजूद लोगों को देश के गौरव का एहसास कराया। तिरंगे के रंग में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नौसैनिकों ने परेड की। वहीं इस मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। यहां भी बड़ी तादाद में लोग सेना की ताकत देखने पहुंचे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसैनिकों को बधाई दी। इस मौके पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत की सफलता की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया में विद्रोही गुटों के इलाकों पर हुए हवाई हमलों में 46 लोगों की मौत हो गई। ये हमले पूर्वी अलेप्पो और इदलिब प्रांत में हुए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इदलिब प्रांत में रूस के हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ी। विद्रोहियों ने 2012 में सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए सीरियाई सेना ने रूस की मदद से अभियान चला रखा है। सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में अब तक लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इटली में संविधान में संशोधन पर राय शुमारी के बाद प्रधानमंत्री मेटेओ रेंजी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कल हुए जनमत संग्रह में 70% लोगों ने मतदान किया, जिनमें 59% वोटरों ने संशोधन के विरोध में वोटिंग की। मेटेओ रेंजी और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है, जबकि कई अन्य दल इसके विरोध में थे। इटली का संविधान 1948 में बना था। 68 साल पुराने संविधान में बदलाव को समय की जरूरत माना जा रहा था। रेंजी संविधान में संशोधन करके ऊपरी सदन सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करना चाहते थे, जबकि विपक्षियों का कहना था कि सीनेट की शक्तियां कम होने से प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाएंगी। उधर न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री जॉन की ने इस्तीफा दे दिया है। जॉन की ने कहा कि 8 सालों तक सत्ता संभालने के बाद अब उनके लिए राजनीति छोड़ने का सही समय है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था और वो नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे, लेकिन नई प्रतिभाएं सामने आ सकें, इसके लिए उनका पद छोड़ना जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने परिवार के साथ अब ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। 55 साल के जॉन नवंबर 2008 में 38वें प्रधानमंत्री बने थे। जॉन की के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि उप प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने दुनिया भर के देशों के कई नेता पहुंचे। लंबे समय से बीमार फिदेल ने 25 नवंबर को हवाना में आखिरी सांसें ली थी। नम आंखें, चेहरे पर मायूसी। रविवार को सैंटियागो में हर तरफ यही मंजर था। पूर्व राष्ट्रपति और क्यूबा क्रांति के नायक फिदेल कास्त्रो के आखिरी दीदार को लोगों का हुजूम उमड़ा। A todos los que amamos a Fidel, que es un padre para todos nosotros, nos trazó un camino y el pueblo lo va a seguir. Es decir, para nuestro pueblo nunca ha fallecido, nunca ha muerto. Vamos a seguir su ejemplo hasta siempre y para nunca, siempre, comandante. उनकी अंतिम विदाई समारोह में दुनिया भर के नेता और नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। कास्त्रो के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने
बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस, निकारागुआ के नेता डेनियल ओर्टेगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ब्राजील के 2 पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ और लूला दा सिल्वा भी पहुंचे। 13 अगस्त 1926 को जन्मे कास्त्रो का नाम सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में शुमार है। 1959 में तानाशाह फुल्खेंशियो बतीस्ता के खिलाफ संघर्ष किया और कम्युनिस्ट सत्ता कायम की। वो 1959 से 1976 तक प्रधानमंत्री और फिर 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। कास्त्रो ने शीत युद्ध के दौरान 1962 में सोवियत सेना को अमेरिका के खिलाफ अपनी सरजमी पर मिसाइल तैनात करने की मंजूरी दी थी। 1952 में क्यूबा शरणार्थियों को लेकर अमेरिका के साथ समझौता किया। करीब 5 दशक क्यूबा की कमान संभालने वाले कास्त्रो ने 2008 में अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंपी। लंबे समय तक शासन करने वाले 90 साल के कास्त्रो का 25 नवंबर शुक्रवार को निधन हो गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है। वो दुनिया में आते हैं, दुनिया से जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। ऐसे एक शख्स हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी आज पुण्यतिथि है। मदीबा के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ ताउम्र संघर्ष करने के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। जोहान्सबर्ग में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। बात क्रिकेट की करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में टीम ने पाकिस्तान को 17 रन से मात दी। मिताली राज ने सबसे ज्यादा 73 रनों की पारी खेली है। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक, रविवार शाम पड़ा दिल का दौरा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने की जल्द सलामत होने की कामना। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में प्रदेश कैबिनेट की आपात बैठक, अस्पताल के बाहर समर्थकों का तांता, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोटबंदी पर लोकसभा में आज नियम 193 के तहत होगी चर्चा। बीजेपी और कांग्रेस से जारी किए व्हिप, कांग्रेस समेत विपक्षी दल मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा पर कायम। आय घोषणा योजना के तहत 2 बड़े खुलासे आयकर विभाग ने किए खारिज। गुजरात और मुंबई के परिवार का दावा संदिग्ध, वित्त मंत्रालय ने शुरू की जांच। आतंक के बनागारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अमृतसर घोषणा पत्र में ऐलान। लश्कर तैयबा, जैश और अलकायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया खतरा। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।